हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं। हमारा आज का नया टॉपिक रहेगा वैद्युत विभव। तो क्लास 12th का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है वैद्युत विभव। तो आज हम बात करने वाले हैं वैद्युत विभव पर कि वैद्युत विभव क्या होता है और किस तरीके से इसके प्रभाव वर्णित होते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर हम क्या है अभी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और तो अंत तक क्या है वीडियो को देखते रहिएगा और समझने का प्रयास कीजिए कि वैद्युत विभव क्या है। ठीक है, तो क्या है कि वो कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। तो हमारा तो नसीब ही खराब है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वैद्युत विभव हो गया, ठीक है आपका। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा, वैद्युत विभव रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे देखिए कि कुछ नियम हैं, साधारण सी बातें हैं कि पानी जो होता है हमेशा ही ऊपर से कहाँ पे नीचे की तरफ बहता है। हमेशा पानी जो होता है वो कहाँ होगा, ऊपर से नीचे की ओर, ढलान की ओर ही बहता है। ठीक है, वैसे ही ऊष्मा जो होती है हमेशा ही उच्च ताप से नीचे ताप की ओर बहती है। तो ऐसी कुछ परिघटनाएं हैं जिनके कुछ रूल्स हैं कि जो जैसे पानी है हमेशा ढलान के नीचे की ओर आता, चाहे आप कहीं पे भी पानी डाल दीजिए तो वो क्या है हमेशा नीचे की ओर ही बहेगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वो पानी क्या है ऊपर की ओर जाए। तो ये नेचुरल और कुछ लॉ हैं जो कि जिनके विरुद्ध क्या है हम कार्य नहीं कर सकते हैं। ऊष्मा हमेशा ही क्या होती है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ही जाती है, अगर सामान्य संचरण की बात की जाती है तो। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सेम उसी तरीके से विद्युत धारा के बारे में कि विद्युत धारा का प्रवाह किस तरीके से होता है, अर्थात विद्युत धारा को किस तरीके से बताया जाता है कि विद्युत धारा का प्रवाह कहां पर होगा। तो वैद्युत विभव क्या है, इसको समझने के लिए विद्युत धारा का प्रवाह ही सहायक है। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि वैद्युत विभव एक ऐसी राशि होती है जो विद्युत धारा के प्रवाह को बताती है। किसको बताती है, विद्युत धारा के प्रवाह को बताती है। ये राशि बताती है कि जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो कहाँ पर होगा। तो विद्युत विभव क्या है, एक ऐसी राशि होती है जो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को बताती है। वैद्युत विभव समझ गए, एक ही लाइन में खत्म है कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को बताने वाली राशि वैद्युत विभव कहलाती है। अर्थात वैद्युत विभव से हमें यह पता चलता है कि विद्युत धारा का प्रवाह कौन सी दिशा में होगा, किधर से किधर की दिशा में होगा। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम आपके लिए बता देते हैं कि विद्युत धारा जो होती है हमेशा ही हाई वोल्टेज से कहाँ जाती है, निम्न वोल्टेज की ओर जाती है। हमेशा ही हाई वोल्टेज से क्या होगा, लो वोल्टेज की ओर प्रवाहित होती है। जहां पर उच्च विभव होगा वहां से कहां पर जाएगी, निम्न विभव की ओर जाती है। जैसे पानी हमेशा ही ढलान से नीचे की ओर आता है, सेम टू सेम उसी तरीके से विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो क्या होता है, वो होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो वैद्युत विभव के बारे में आपका क्लियरेंस हो गया होगा कि वैद्युत विभव एक ऐसी राशि होती है जो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को बताती है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा कि विद्युत विभव एक ऐसी राशि होती है जो विद्युत धारा या विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा को बताती है। विद्युत धारा का प्रवाह अर्थात विद्युत आवेश का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन हो गई। और अथवा करके हम दूसरी डेफिनेशन यहाँ पर लिख रहे हैं वैद्युत विभव की, वो क्या है। तो यहां पर लिखेंगे हम एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश है। ठीक है, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं, उसे वैद्युत विभव कहते हैं। तो वैद्युत विभव क्या हो गया जी, यहाँ पे वैद्युत विभव हो गया आपका कि एकांक धन परीक्षण आवेश है। और एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे आप वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। तो V बराबर हो गया आपका W/Q0। इसी सूत्र से हमने क्या बनाई है, यहाँ पर डेफिनेशन बनाई है। Q0 की बराबर हमने क्या रखा है, एक कहा है कि एकांक धन परीक्षण आवेश है। Q0 बराबर क्या है, एक है। एकांक धन परीक्षण आवेश को अर्थात इसकी जगह पर अगर हम मिटा के एक कर दें तो ये W किसके बराबर हो जाएगा, V के बराबर हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को
अनंत से किसी बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र में लाने में ये जो W बराबर जो कार्य करना पड़ता है, यही क्या होता है, वैद्युत विभव के बराबर होता है। V किसके बराबर हो जाएगा, W के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। इतनी सी बात थी। चलिए, तो V बराबर क्या हो गया, W बट्टे क्यू नॉट हो गया, जहां W बराबर क्या है, कार्य है, और क्यू नॉट बराबर क्या है, यहाँ पर आवेश है। क्यू नॉट बराबर क्या है, आवेश है। चलिए बात करते हैं वैद्युत विभव का मात्रक क्या होगा, वैद्युत विभव का मात्रक। तो वैद्युत विभव के मात्रक की अगर बात की जाती है तो वैद्युत विभव का मात्रक होगा, देखो ये W है और ये क्या है, क्यू नॉट है, ये कार्य है और ये क्या है, आवेश है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो यहाँ पर एक बात समझ में आई कि वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो जूल प्रति कूलाम होता है। क्या आवेश होता है इसका, जूल प्रति कूलाम होता है, अथवा इसको हम क्या कहते हैं, अथवा वोल्ट होता है। दूसरी भाषा में इसको आप क्या कह सकते हैं, वोल्ट। इसका जो मात्रक है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। जूल प्रति कूलाम इसको नहीं कहा जाता, बल्कि क्या कहा जाता है, इसे वोल्ट कहा जाता है। कि वैद्युत विभव का जो मात्रक है वो क्या होता है, वोल्ट होता है, अर्थात इसे आप जूल प्रति कूलाम भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आप समझ गए वैद्युत विभव। अब मैं इसे इरेज करता हूं, आप नोट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद हम बात करते हैं। अब हमारा नया हेडिंग बनने वाला है वैद्युत विभवांतर। नया हेडिंग हमारा क्या है, विद्युत विभवांतर। की विद्युत विभवांतर क्या होता है, विद्युत विभवांतर। विभवांतर, विभवांतर शब्द से आपको क्या अनुमान लगाया जा रहा है, विद्युत विभवांतर से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विभवांतर। विभवांतर का अगर हम संधि विच्छेद करें, जरा सा हिंदी भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आएगा, एक तो समझ में आएगा विभव, और प्लस क्या समझ में आएगा आपके लिए, अंतर। तो यहाँ पे ये समझ में आता है, ये क्या हो गया, विभव का अंतर। अर्थात दो बिंदुओं पर विभव का जो अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। उसी को क्या कहेंगे हम, विद्युत विभवांतर कहेंगे। किसी भी विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं और उन दोनों बिंदुओं पर जो विद्युत विभव है और उनका जो अंतर है वो क्या कहलाता है, आपका विभवांतर कहलाता है। लेकिन अगर बात की जाए इसकी डेफिनेशन की, तो यहाँ पर हम जो डेफिनेशन है वो क्या है, कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन है वो लिखेंगे, एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उन बिंदुओं के बीच, उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकल के आता है, इसका मतलब ये निकल के आता है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में ही, अगर वैद्युत क्षेत्र है कहीं पर और उस वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर किसी आवेश को हम चला के ला रहे हैं, क्यू नॉट जो कि एकांक धन परीक्षण आवेश है, इसको अगर हम चला के ला रहे हैं तो इस बिंदु और इस बिंदु तक लाने में जो कार्य हमें करना पड़ता है वो किसके बराबर होता है, वो वैद्युत विभवांतर के बराबर होता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। अगर मान लीजिए कि यह बिंदु B है और यह बिंदु A है, तब VB माइनस VA बराबर ये होता है वैद्युत विभवांतर, और जो किया गया कार्य है वो, और जो परीक्षण आवेश है वो, अर्थात परीक्षण आवेश को जो कि एकांक है, क्यू नॉट बराबर एक कहते हैं, एकांक करते ही ये W किसके बराबर हो जाएगा, VB माइनस VA के बराबर हो जाएगा। इसका अर्थ होगा कि B और A के मध्य में जो विभवांतर है वो किसके बराबर होता है, W बट्टे क्यू नॉट के बराबर होता है। तो वैद्युत विभवांतर दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर होता है, अर्थात एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है,
चलिए, तो ये यहाँ तक क्या है आप नोट कर लीजिए और इसको क्या है आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, वैद्युत विभवांतर है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा नया हेडिंग बनता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमारा नया हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक यहाँ पर कहीं कहीं पर एग्जाम में या कहीं कहीं पर प्रश्न में लिखा आता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो यहाँ पर हमें यही समझना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज है। कई बार ये पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज का मात्रक है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। अगर बात इसकी डेफिनेशन की जाए तो डेफिनेशन लिखेंगे, और अगर ये पूछता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का किसका मात्रक है, तो एक अलग बात है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, यह ऊर्जा या कार्य का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, ऊर्जा या कार्य का मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, ऊर्जा या कार्य का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसा कि वोल्ट इस पे दिखाई दे रहा है आपको पीछे, तो वोल्ट से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये वैद्युत विभव है या वैद्युत विभवांतर है, लेकिन रियलिटी में यह वैद्युत विभव या विभवांतर को व्यक्त नहीं करता, यह किए गए कार्य या ऊर्जा को व्यक्त करता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है, ऊर्जा होती है या फिर किया गया कार्य होता है, यह विभवांतर नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना कार्य होता है इस चीज पर बात कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य होता है, वह कार्य होता है जो एक इलेक्ट्रॉन को, जो एक इलेक्ट्रॉन को वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। जबकि यहां पर एक कंडीशन और दे रखी है, क्या, जबकि इनके मध्य विभवांतर 1 वोल्ट हो, जबकि इनके मध्य विभवांतर 1 वोल्ट हो। कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य होता है जो एक इलेक्ट्रॉन को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। यह उस कार्य की माप होती है, ये उतना कार्य होता है जो कि वैद्युत क्षेत्र में किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। यहां से लेकर यहां तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो कितना कहलाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। जबकि ये क्या चीज है, ये है इलेक्ट्रॉन, यानी इस इलेक्ट्रॉन को यहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। जबकि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में जो विभवांतर है वो कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए। दोनों के बीच में जो विभवांतर है वो कितना है, 1 वोल्ट है। कितना है, 1 वोल्ट। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, आपका विभवांतर। तो यहाँ पर ये जो कार्य होगा वो क्या कहलाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। कब, जबकि इनके मध्य में विभवांतर कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। ठीक है, जबकि इनके मध्य विभवांतर कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। क्योंकि ये क्या है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक है, इसलिए किस में आएगा, ये जूल में आएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, बहुत कम मात्रा का जूल, यानी बहुत कम मात्रा में कार्य होता है, बहुत छोटे कार्य की माप है, यानी उसका मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। ऑब्जेक्टिव में या कहीं पर भी ये भी पूछ लिया जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो आप कितना बताएंगे, वहां पर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल बताएंगे। ठीक है, तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल बताएंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, ये हो गया आपका। ठीक है,
और इसको ऐसे भी लिख देते हैं, एक ईवी लिख देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक होता है। मान कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 जूल। किसका यूनिट है ये, कार्य या फिर किसका, ऊर्जा का। याद रखिएगा, कार्य का फिर या किसका, ऊर्जा का। ठीक है, चलिए इसके बाद इसको नोट कर लीजिए जो भी रह गया है आपका। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर कि अगर मान लीजिए कि कहीं पर कोई एक बिंदु आवेश रखा हुआ है, अगर कहीं पर क्या है, कोई एक बिंदु आवेश है और उस आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा। जिस तरीके से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ के आए थे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सेम टू सेम उसी तरीके से अब हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत विभव के लिए। ठीक है, तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव जानना है। इसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे कि अगर कोई भी बिंदु आवेश है तो उस बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, बिंदु आवेश समझते हैं, कहीं पर कोई एक आवेश रखा हुआ है और उस आवेश पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोई भी एक आवेश है उस पर क्या करना है, हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। चलिए, तो जैसे कि मान लिया कि यहाँ पर क्या रखा हुआ है, कोई एक आवेश रखा हुआ है। ये क्या है, कोई एक आवेश है। इस आवेश को हम क्या कहते हैं, बिंदु आवेश कहते हैं। इस बिंदु आवेश के कारण इससे r दूरी पर कोई एक बिंदु यहाँ पर P है, या x दूरी पर मान लीजिए, कितनी दूरी पे मान लीजिए, x दूरी पर आप किसको क्या है, मान लीजिए। ठीक है, कितनी दूरी पर है ये, x दूरी पर मान लो, या फिर कितनी दूरी पे मान लो, r दूरी पे मान लीजिए। किस पे माने बताओ, r दूरी पे मान लेते हैं। चलिए किस पे मान लेते हैं कि r दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है जिस पर आपको क्या करनी है, वैद्युत, यहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है कि ये आवेश इस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ी सी आगे की तरफ दूरी और बना लेते हैं, जो कि दूरी क्या है, dr है। जो कि दूरी कौन सी है, dr दूरी है, अल्प दूरी है, बहुत ही कम मात्रा में दूरी है। यह लगा दिया गया, यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे लिखा है, माना बिंदु O पर, यहाँ बिंदु O है, बिंदु O पर +q आवेश रखा है। तो बिंदु O है, इस पर +q आवेश रखा है। यह वायु या निर्वात में रखा है। वायु या निर्वात में हम मान के चले हैं, हम चाहते तो इसको के परावैद्युतांक वाले माध्यम में भी रख सकते थे। वहां पर फिर क्या है, वो 1/4πε0 के लिखना पड़ता, और वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। इसलिए हमने पहले ही कह दिया है कि वो वायु या निर्वात में रखा है, इससे हमें सरलता होगी। यह किस में रखा है, वायु या निर्वात में रखा है। तब इससे r दूरी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है, ये आवेश है, इससे r दूरी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है कि कितना वैद्युत विभव ज्ञात होगा। यहाँ पर बिंदु P से अल्प दूरी dr दूरी पर एक बिंदु Q है। यहाँ पर क्या है, बिंदु P है, और इस बिंदु P से थोड़ी सी दूरी आगे बढ़ने पर dr दूरी पर क्या है, एक और बिंदु है Q। dr का मतलब है ये कि ऐसी दूरी है, अल्प दूरी है। ठीक है, अल्प दूरी का मतलब जरा सी दूरी खिसकाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज लिख दी। फिर इसके बाद बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, तब P पर स्थित परीक्षण आवेश Q0 व +q आवेश के मध्य लगने वाला बल। तब देखिए ये क्या है, परीक्षण आवेश है, और ये क्या है, आपका आवेश Q है। तो परीक्षण आवेश और ये वाला आवेश, इन दोनों के मध्य में लगने वाला बल क्या होगा। ये आवेश यहाँ पे, ये आवेश यहाँ पे, दोनों के बीच में क्या होगा, एक बल लगेगा। तो ये लगने वाला आवेश, ये जो लगने वाला बल है, ये क्या होगा, इस चीज का पता करना है। तो कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 Q0 बट्टे क्या होता है, r² होता है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया आपका, इस आवेश और इस आवेश के मध्य में लगने वाला बल हो गया क्या, 1/4πε0 Q0 बटे r²। अब यहाँ पे ये जो परीक्षण आवेश है, इसको कितनी दूरी खिसकाया जाता है, dr दूरी चलाया जाता है। जरा सी दूरी कौन सी चलाई जा रही है, इसको dr दूरी, अल्प दूरी चला रहे हैं। पहले हम इसे अल्प दूरी चलाएंगे, फिर अल्प दूरी चला के फिर हम क्या करेंगे, वैद्युत विभव क्या होता है, अनंत से कहां तक ला रहे हैं, हम r दूरी तक लेकर आ रहे हैं। वैद्युत विभव क्या होता है, अनंत से r दूरी पर ला करके जितना कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। तो पहले अल्प दूरी चला के हम पता कर लें कितना कार्य करना पड़ता है, फिर हम पता करेंगे कि अनंत से अगर हम वैद्युत क्षेत्र में r दूरी लेके आ रहे हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है ना,
हाँ, तो लगने वाला बल क्या होगा, आवेश क्यू नॉट को डी आर दूरी चलाया जाता है तो किया गया कार्य। तो आवेश क्यू नॉट को डी आर दूरी चलाया जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा, ये डब्ल्यू बराबर क्या होगा, एफ इंटू डी आर होगा। तो ये डब्ल्यू बराबर क्या होगा, एफ इंटू डी आर होगा। ठीक है, डब्ल्यू बराबर क्या, एफ इंटू डी आर। यानी कि आप वैसे भी जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा दूरी, कितनी दूरी चलाया गया है, किसी चीज पे बल लगा के उसे कितनी दूरी चलाया गया है, ये क्या कहलाती है, कार्य कहलाती है। तो ये डब्ल्यू बराबर क्या है, ये क्या हो गया आपका बल, और ये क्या हो गई दूरी। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, एफ इंटू डी आर हो गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक नोट करें। ठीक है, पॉज किया, नोट किया, ओके। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ करके क्या करते हैं ये देखिएगा। यहाँ पर अब हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया कि अगर इसको डी आर दूरी चलाया जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा। अल्प दूरी चलाया हमने तो डब्ल्यू बराबर कितना, एफ इंटू डी आर चला, डी आर कार्य मिलेगा आपको, कितना मिलेगा डी आर। अब डब्ल्यू बराबर आपको क्या, यहाँ पर क्या है, डी डब्ल्यू है। ये डी डब्ल्यू क्यों है, ये डी डब्ल्यू इसलिए है क्योंकि ये अल्प दूरी चलाने पे प्राप्त किया गया है, और जब अल्प दूरी चलाने पे प्राप्त किया गया है तो ये कार्य भी कैसा होगा, अल्प ही होगा। ये कार्य भी कैसा है, अल्प है। इसलिए फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको डी डब्ल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, ये हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, और क्यू नॉट बट्टे क्या हो गया, आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया आपका डी आर हो गया। ये कार्य आपके लिए प्राप्त होगा जबकि आप इसे कितनी दूरी चलाएंगे, डी आर दूरी चलाएंगे। लेकिन वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभव होता है कि इसको अनंत से कहाँ पे लेके आ रहे हैं, हम वैद्युत क्षेत्र में आर दूरी पे लेके आ रहे हैं। तो इसका मतलब है हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। इस समीकरण का क्या करेंगे हम, समाकलन। तो ये समीकरण 1 बना दो, इस समीकरण का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। ठीक है, तब परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से बिंदु आर दूरी तक लाने में, बिंदु आर दूरी तक लाने में किया गया कार्य। यानी कि अब उस आवेश को हम क्या कर रहे हैं, उसको अनंत से कहां पर लेकर आ रहे हैं, आर दूरी तक लेकर आ रहे हैं। जो चीज हम करते हैं, जिस चीज का हम डेरिवेशन कर रहे हैं, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ हिंदी में लिखते हैं। तो परेशान नहीं होते हिंदी से, इसको समझने का प्रयास करते हैं। और वैसे भी आपको क्या है, चीजों को समझना चाहिए और परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बात माननी है यहाँ पर कि हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर जो है इसको अनंत से कहाँ पे लेकर आ रहे हैं, आर दूरी पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी है सब ठीक होगा। तो यहाँ तक लाने में क्या है, किया गया कार्य क्या होगा, तो इस बिंदु आर दूरी तक लाने में किया गया कार्य। तब हम क्या करें, इसको W लिख दें, क्या लिख दें, W। लेकिन अब आप ज्ञात कैसे करेंगे कि अनंत से आर दूरी तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा। अनंत से आर दूरी तक लाने में जो कार्य किया गया होगा, इसको पता करने के लिए आप इसका समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन। और समाकलन भी कैसा होगा, निश्चित समाकलन होगा, जिसकी लिमिट होती है अनंत से आर। यानी कि इसका मतलब है आप अनंत से लेकर आर दूरी तक जितना भी कार्य करके लाए हैं उसका जोड़ है। ये जो चिन्ह बना है ये क्या करेगा, अनंत से आर दूरी तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसका क्या बताएगा, ये जोड़ बताता है। उसका क्या बताता है, जोड़ बताता है। ठीक है, चलिए जब जोड़ बताएगा तो क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, और क्या है आपका Q है, Q नॉट है, और यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है, डी आर है। ठीक है, ये समाकलन है, समाकलन निश्चित है इनफाइनाइट टू आर। इसका कैसे करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इनफाइनाइट और जो आर लगाए उसे आगे हम करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। ठीक है, अब W बराबर क्या हो गया, एक बात बताओ, यहाँ पे जो समाकलन है, ये जो इंटीग्रेशन किया है, इस इंटीग्रेशन से क्या होता है, जो चीजें निश्चित हैं, जिनका मान फिक्स है, उनका तो हम समाकलन कर ही नहीं सकते हैं, उनका समाकलन करना ही व्यर्थ है। तो यहाँ पे समाकलन उसका नहीं कर सकते। समाकलन करें तो किसका करते हैं, फिर यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट होगा, क्या होगा, Q होगा, और क्या होगा, Q नॉट होगा, और यहाँ पे हम समाकलन लगाएंगे कौन सा, इनफाइनाइट टू आर, और यहाँ पर हो जाएगा 1/r², और क्या हो जाएगा, डी आर, है ना। कितना हो जाएगा, 1/r² हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। इतना ही बस हम क्या है ये करेंगे। इनफाइनाइट टू आर होगा, और इसे क्या कर देंगे हम, 1/r² डी आर लिख देंगे। ठीक है, चलिए
ये हमने बाहर क्यों निकाल लिए, क्योंकि 1/4πε0 फिक्स है, क्यू और क्यू नॉट क्या है, ये भी दोनों क्या है, फिक्स है। लेकिन जो दूरी आर है इसका वैल्यू लगातार बदलता है, ये दूरी क्या होती है, लगातार बदलती जाती है, इसलिए इसके मान में क्या आता है, परिवर्तन आता है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। चलिए इसको मैं मिटो देता हूँ, है ना, इसको मिटा देते हैं और इधर इसको क्या है करने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे, है ना। इधर देखो, अब हम पूरा का पूरा उधर लिख लेते हैं। हमने लिखा इधर W बराबर 1/4πε0 Q और Q नॉट, और यहाँ पर क्या है आपका इंटीग्रेशन है इन्फानाइट टू R, और यहाँ पर है कितना 1/r², और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है dr। अब बात यह है कि इसका समाकलन कैसे करें, इन्फानाइट और आर से तो कोई लेना देना नहीं है, बस आप इतना याद रखिए कि इसको समाकलन करना है पहले, फिर इसकी लिमिट लगानी है, उसे कैसे लगाते हैं वो देखो। W बराबर 1/4πε0, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं, Q और Q नॉट सेम टू सेम। अब देखो इंटीग्रेशन इन्फानाइट टू R, इस R की पावर 2 को ऊपर ले जाएं तो R की पावर कितनी हो जाएगी, -2, और यहाँ पे क्या हो गया आपका dr। समाकलन क्या होता है, समाकलन होता है कि अगर मान लीजिए कोई राशि x है और x की पावर कितनी है, n है, और अगर x की पावर n का आपको क्या करना है, समाकलन करना है, तो इसका मतलब होगा, क्या मतलब होगा इसका, कि अगर आपको क्या करना है, इसकी जो पावर है उसमें 1 जोड़ देना है। समाकलन करते वक्त कोई भी जो चर है उसकी जो पावर होती है उसकी पावर में 1 जोड़ देते हैं, और जो जुड़ने के बाद जो ऊपर होता है, यानी पावर जुड़ के जितनी बैठती है उतना कहाँ पे लिख देते हैं, हम भाग में लिख देते हैं, उतना ही कहाँ पे लिख देते हैं, भाग में, समाकलन हो जाता है उसका। जैसे अगर मान लो x की पावर 3 है तो इसका समाकलन करें तो कितना आएगा, x की पावर 3 का, यहाँ पे देखो 3 और इसमें कितना जोड़ दें, 1 जोड़ दें, और जो बचा हुआ है वो कहाँ पे लिख दें, हम नीचे लिख दें। इसका मतलब x की पावर कितना हो गया, 4, और पावर ही कहाँ पे लिखी जाती है, नीचे लिख दी जाती है। इस तरीके से क्या हो जाता है, समाकलन हो जाता है, हो जाता है। सीख गए, इसको नोट भी कर सकते हैं, यही फॉर्मूला है कि इसका समाकलन किस तरीके से किया जाता है। आइए चलो उसका समाकलन करते हैं, इरेज करूं अभी यहाँ पे इसका समाकलन करते हैं। तो W बराबर क्या होगा, 1/4πε0, Q है और क्या है आपका Q नॉट है। यहाँ पर आपका समाकलन करेंगे तो देखो R की पावर कितनी है, -2 है, इसमें कितना जोड़ दें, 1 जोड़ दें, और बट्टे में क्या लिख दें आप, -2 + 1, क्योंकि पावर जो होती है वो कहाँ पे लिख दी जाती है, नीचे लिख दी जाती है, जितनी आएगी जुड़ के घट के। अब जो लिमिट है वो कहाँ पे लिख दी जाती है, यहाँ पे लिख दी जाती है, बड़ा कोष्टक लगाते हैं, उसके पीछे क्या कर देते हैं, लिमिट इस तरीके से लिख दी जाती है, ये इन्फानाइट टू R की पावर -2 थी, उसमें 1 जोड़ दिया, जो आया वो हमने कहाँ लिख दिया, नीचे लिख दिया, यही समाकलन होता है, और समाकलन हमने कर दिया। अब W बराबर क्या होगा, 1/4πε0, ये Q हो गया, ये Q नॉट हो गया, ठीक है। R की पावर बताओ जरा कितनी हो गई, यहाँ पे R की पावर हो गई आपकी माइनस की कितनी, 1, माइनस के 2 में से 1, यानी -2 है और ये क्या है, +1 है, तो कितना बचेगा यहाँ पे, माइनस का 1 बचेगा, और माइनस के 2 में से 1 गया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, माइनस का 1, और ये हो गया आपका इन्फानाइट टू R। ये माइनस को मैं सबसे बाहर लगा दूं, आगे की तरफ तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं, तो ये हो गया आपका W बराबर 1/4πε0, ये माइनस का कर देता हूं क्योंकि ये वाला जो माइनस है आगे निकाल लिया, और यहाँ पर हो गया Q और Q नॉट, और यहाँ पे है आपका R की पावर -1, और इस R को आप कहाँ पे ले आइए, नीचे ले आइए, तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी, ठीक है, किसकी हो जाएगी, प्लस की। अब आप कहेंगे ये जो लिमिट लगाई थी आपने, ये लिमिट कहाँ पे कर दी, तो ये लिमिट मैंने कहाँ पे कर दी, इसकी बात सुनिए कि यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा था, 1/r, और यहाँ पर क्या थी, इन्फानाइट टू R, ऐसे करके लिमिट लगी थी। तो यहाँ पे जो मैंने R लिखा है इसकी जगह पर वैसे क्या होना चाहिए था, x होना चाहिए था, कितनी क्या होना चाहिए था, x होना चाहिए था, और x की जगह पर फिर हम क्या कर देते, इसकी अपर लिमिट लगा देते। अगर मान लीजिए इसकी जगह क्या, ऐसे क्या होना चाहिए था, x होना चाहिए, लेकिन मैं r मान के चलाऊं तो इस r की जगह पर ही क्या हो जाएगा, ये r हो जाएगा, इस r की जगह पर ही क्या है, r रख दिया जाएगा, और एक बार क्या रख दिया जाएगा, इस r की जगह पर इन्फानाइट, ठीक है। चलो ये मैं पहले से ही मान लिया था, ये गलती से हो गया या कैसे हो गया ये नहीं, ठीक है। अब W बराबर क्या हो गया, 1/4πε0 हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, Q हो गया, Q नॉट हो गया। अब एक बार तो आप इस R की जगह पर क्या है, 1/r लिख दो, और फिर दूसरी बार क्या है, आप इस R की जगह पर नीचे वाली लिमिट रख दो, 1/∞।
ये जो लिमिट लगी थी यहाँ पे x होता तो आप x की जगह पर r रख देते और इन्फाइनाइट रखते, लेकिन अब r है तो r की जगह पे ही r रख दीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, इन्फाइनाइट कर दीजिए, चेंजेस नहीं कर रहे हैं, नहीं तो पूरा मिटाना पड़ेगा। अब 1/इन्फाइनाइट का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो ये तो खत्म, ये पीछे का हिस्सा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये W बराबर क्या हुआ आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और Q0 बट्टे क्या हो गया आपका R हो गया। अर्थात अगर उस कार्य उसको अगर हम क्या करते हैं, अनंत से r दूरी तक चला के लाते हैं तो कितना कार्य करना पड़ता है, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बट्टे R करना पड़ता है। इतना कार्य क्या है हम कर लेते हैं, इतना कार्य हम क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, इतना पता कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको नोट किया, पॉज करके नोट करें। ठीक है, अब चलिए, अब तक आपको क्या पता चल गया, किया हुआ कार्य पता चल गया कि कार्य कितना होता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तब r दूरी पर वैद्युत विभव, तब r दूरी पर क्या करना है आपको, वैद्युत विभव पता करना है। r दूरी पर वैद्युत विभव कितना होगा, r दूरी पर वैद्युत विभव v बराबर क्या होता है, W/Q0 होता है। v बराबर क्या होता है, W/Q0। तो v बराबर क्या हो गया, W का वैल्यू वहां से रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और Q0, और क्या हो गया नीचे R और नीचे क्या है Q0, यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, W का वैल्यू रख दिया और Q0 रख दिया, Q0 से Q0 कट जाएगा। V बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बट्टे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और यही क्या होता है हमारा, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी जगह पर वैद्युत विभव होता है। यानी R दूरी पर अगर आपको वैद्युत विभव निकालना है तो क्या होगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे R होता है, जो कि किसके कारण है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव है। बात करते हैं कि बहुल आवेशों के कारण, अगर मान लीजिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे करके बहुत सारे आवेश रखे हैं, Q1 रखा है, Q2 रखा है, यहाँ पर कितना रखा है, Q3 रखा है। बहुल आवेशों के कारण अगर वैद्युत विभव की बात की जाए तो जैसे ये बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं यहाँ पे, तो इस आवेश के कारण मान लीजिए बिंदु O पर आपके लिए क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ऐसे ऐसे करके। तो क्या होता है कि इसके कारण जो विभव होगा V1, इसके कारण जो विभव होगा V2, इसके कारण जो होगा विभव V3, तो यहाँ पर टोटल जो V बैठेगा इस बिंदु पर, जो कुल विभव होता है वो V बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे ही करके जितने भी आवेश होंगे Vn तक आप क्या है उन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो वैद्युत विभव जो होता है किसी भी बहुल आवेशों के कारण वो कैसा होता है, वो सभी आवेश जो सभी जहां पर जितने भी वैद्युत विभव है उन सबका जोड़ होता है। यहाँ पे मैं आपके लिए बता दूं कि अभी कि जब हम यहाँ पर वैद्युत विभव की गणना करेंगे तो अगर आवेश प्लस का है तो उसे प्लस के चिन्ह के साथ लेंगे, और आवेश अगर माइनस का है तो उसे हम माइनस के चिन्ह के साथ लेंगे। ठीक है, ऐसा करने पर हम क्या है आसानी से अपने डेरिवेशन को सॉल्व कर पाएंगे और जाकर के क्या है फिर हम आगे उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। यहाँ पर जैसा कि आप वैद्युत द्विध्रुव से परिचित हैं कि जब दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो इसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और जिस तरीके से हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैसे ही अब हम निकालने वाले हैं वैद्युत विभव को, कि वैद्युत विभव क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होता है, वही बातें हैं पुरानी वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तरह, कि एक तो स्थिति होगी कि इसकी अक्ष की स्थिति में ज्ञात करें तो वो अक्षीय स्थिति होगी, और एक दूसरी स्थिति है कि हम इसके ऊपर की ओर ज्ञात करें वैद्युत द्विध्रुव के, तो वो कौन सी स्थिति होगी, निरक्षीय स्थिति होगी। तो यहाँ पर हमें दोनों ही कार्य करने हैं, एक तो आपको अक्षीय स्थिति में भी निकालना है और दूसरा कहाँ निकालना है, निरक्षीय स्थिति में भी निकालना है, क्या, वैद्युत विभव वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, तो आपकी पहली हेडिंग क्या रहेगी, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। ठीक है, तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, वैद्युत विभव पढ़ रहे हैं। तो हम ज्ञात कर रहे हैं कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव कितना होता है उसका कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा
एक वैद्युत द्विध्रुव AB, यहाँ पर देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव AB, जो चित्र दिखाया गया है वही सेम सारी चीजें लिखी हैं, तो परेशान नहीं होते। तो एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो कि वायु या निर्वात में रखा है। वायु या निर्वात में रखने का कारण ये होता है कि हम वहां पे के नहीं लेते हैं, 1/4πε0 के लगाना पड़ता है, जो परावैद्युतांक है माध्यम का। वायु या निर्वात के लिए परावैद्युतांक के का मान क्या होता है, 1 होता है, तो उसको हम लेते ही नहीं है, ठीक है। तो एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो कि वायु या निर्वात में रखा है, यह +q तथा -q आवेश से मिलकर बना है। यह +q और -q आवेश से मिलकर बना हुआ है। इसकी लंबाई 2l है। इसकी जो पूरी लंबाई है वो कितनी मानते हैं आप, 2l मानते हैं। तथा इसका मध्य बिंदु O है। इसका मध्य बिंदु क्या है, O है। लंबाई 2l है, तो l आधी इधर होगी और l एक इधर होगी, यानी l इधर और l ही इधर, तो मिलकर 2l हो गई, मिलकर बना है। इसकी लंबाई 2l है। इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, इसके मध्य बिंदु O से, और सॉरी ये अक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में। यहाँ बताना जरूरी है कि हम जो कर रहे हैं वो अक्षीय स्थिति में है या निरक्षीय स्थिति में। तो इसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर स्थित बिंदु P, इससे अक्षीय स्थिति में क्या है, r दूरी पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इससे क्या है, r दूरी पर स्थित जो बिंदु P है उस पर क्या करना है, आपको वैद्युत विभव का वैल्यू ज्ञात करना है, तो ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, बहुल आवेशों के कारण। देखो पहले तो हम क्या करेंगे, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कर लें, फिर इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव, यानी इस आवेश के कारण भी ज्ञात कर लें, इस आवेश के कारण भी ज्ञात कर लें। जब दोनों आवेशों के कारण ये ज्ञात हो जाएगा तो फिर क्या कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, यानी V बराबर V1 + V2 कर दीजिए। इसके कारण दोनों का जोड़ ही तो होगा वहां पे। अब बात ये, एक प्लस के कारण है, एक माइनस के कारण है। मैंने बताया कि आप सरलता के लिए क्या है, प्लस वाले में प्लस लेंगे, माइनस वाले में माइनस लेंगे, ऐसा करेंगे। चलिए डेरिवेट करते हैं इसको। अब हमने तब लिखा यहाँ पे +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा, V1 बराबर 1/4πε0 Q/Bp। यहाँ पर V बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q/r होता है। r क्या होती है, वो दूरी होती है जो उस आवेश से उस बिंदु तक की होती है। तो आवेश से उस बिंदु तक की दूरी यहाँ पर कितनी है, +q वाले से B से लेकर P तक की है, तो मैंने क्या लिखा, Bp लिख दिया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इसका वर्ग नहीं होता है वैद्युत विभव में, वो आप भी जानते हैं, 1/4πε0 Q/r होता है। तो V1 हो गया, क्या हो गया, V1 हो गया आपका। चलिए, तो यहां पर अब बात ये करते हैं कि B से लेकर P तक की दूरी कितनी है। देखो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, R है, यहां से लेकर यहां तक की। और अब आपको चाहिए कितनी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी चाहिए बस। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी, इसमें से क्या करनी पड़ रही है, आपको घटानी पड़ रही है, इतनी दूरी मिटानी पड़ रही है। कितनी दूरी मिटानी पड़ रही है, इतनी दूरी। और इतनी दूरी है किसके बराबर, ये नीचे देखो L के बराबर है। किसके बराबर है, L के बराबर। तो आप कितनी दूरी मिटा रहे हैं, L दूरी मिटा रहे हैं। इसका मतलब यहां पर दूरी कितनी हो गई, R - L हो गई। कितनी हो गई, R - L। तो V1 बराबर हो गया 1/4πε0 Q/r - L। B से लेकर P तक की दूरी R - L पहले की तरह। R दूरी में से L दूरी घटा दें तभी तो B की सीट पे पहुंचेंगे। ऐसे ही करके हमने कर दिया R - L, ठीक है। चलिए फिर करते हैं -q आवेश के कारण वैद्युत विभव। -q आवेश, ये वाला जो आवेश है, इसके कारण वैद्युत विभव बताओ किस पे, बिंदु P पे। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, 1/4πε0। अब देखो यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का ले लिया हमने, सरलता होगी बहुत ज्यादा। देखना -q हो गया, नीचे क्या कर दिया, A से P तक की दूरी AP कर दिया मैंने। कितनी दूरी कर दी, ए से लेकर पी तक की दूरी कर दी, तो क्या हो गया, ये आपका एपी हो गया। क्या हो गया, एपी हो गया, ठीक है। कितना हो गया, एपी। अब सुनो, यहाँ पे ए से लेकर पी तक की दूरी कितनी होगी, ए से लेकर पी तक की दूरी, यहां से देखो, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, आर। और चाहिए आपको कहां तक की, यहां तक की। यहां तक और आगे बढ़ना है, बढ़ने का मतलब इतना और जुड़ना चाहिए। कितनी दूरी और जुड़नी चाहिए, नीचे देखो एल दूरी और जुड़नी चाहिए। नीचे देख रहे हैं ना, यहाँ पे कितनी दूरी और जुड़नी चाहिए, इतनी। ये कितनी दूरी है, एल दूरी है, तो ये एल दूरी और जुड़नी चाहिए। तो इसका मतलब ये कितनी दूरी हो गई, ये दूरी हो गई आपकी R + L। कितनी हो गई, R + L। तो वही लिखा है हमने, V2 बराबर कितना हो गया, 1/4πε0 Q/r + L, ठीक है। इतना समझ गए, यहां तक नोट करने के लिए अपना पॉज करें और नोट करें, ठीक है। पॉज करके नोट किया। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं, हम इरेज कर देते हैं। और इरेज करके अब हम यहां पे आ जाते हैं। देखो तब बिंदु P पर,
तब बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव, यानी कुल वैद्युत विभव कितना होगा बिंदु P पर, वो आप ज्ञात कर लीजिए। कुल वैद्युत विभव कितना होगा, वो होगा आपका V बराबर V1 प्लस V2, यानी कि दोनों के आवेश, जो दोनों आवेश थे उनके कारण जो वैद्युत विभव है उसको क्या कर लो, जोड़ लो। तो V बराबर कितना हो गया, V1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे R माइनस L है। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से रख दिया मैंने वैल्यू, और V2 का वैल्यू कहाँ से रख दूंगा, मैं यहाँ से रख दूंगा, और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे R प्लस L। Q किसका है, माइनस का है, ये R माइनस L कर दिया और वो R प्लस L कर दिया, दोनों वैल्यू मैंने वहां पे पुट कर दिए। चलिए कर दिए, बहुत अच्छी बात है। आगे आइएगा, यहाँ देखो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ, देखो Q बट्टे R माइनस L है यहाँ पे, ये देखो ये वाला माइनस का चिन्ह प्लस की जगह से हट जाएगा, यानी कि ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बट्टे R प्लस L। सही है, ये कितना हो गया R, यहाँ देखो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बट्टे R माइनस L, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे R प्लस L। ऐसा मत समझना दोनों सेम है, यहाँ R माइनस L है, यहाँ R प्लस L है, इसलिए ये क्या है पूरी तरह से नहीं कटेंगे, नहीं तो कट जाते। क्या करें आगे, यहाँ पे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, इसमें भी है, तो बाहर निकाल लें। Q इसमें भी है, इसमें भी है, बाहर निकाल लें, तो बाहर निकाल लिया हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q निकाल लिया। अंदर इस वाले कोष्टक में कौन रह गया, इस वाले कोष्टक में रह गया 1 बट्टे R माइनस L, और इस वाले कोष्टक में कौन रह गया 1 बट्टे R प्लस L। बाकी सारी चीजें क्या है हमने कॉमन निकालनी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन निकालने पर यहाँ 1 बट्टे R माइनस L बचेगा नीचे, और यहाँ पर बचेगा R प्लस L, और ऊपर की कर दिया हमने बट्टे में लिख दिया एक के में। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद यहाँ से अब हम आगे इसको अरेंज करते हैं और ऊपर से दोबारा से लेकर के आते हैं कि करना क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कर लिया। यहाँ तक करने के बाद ये हुआ आपका V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ये हुआ आपका 1 बट्टे R माइनस L, और यहाँ पर है माइनस का चिन्ह लगा के 1 बट्टे R प्लस L। ठीक है, ऐसे करके अब आप क्या करिएगा, अब आप एक काम करो, यहाँ पे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इसको क्या करना है, आपको दोनों का एलसीएम लेना है, यानी R माइनस L, और ये क्या हो गया आपका R प्लस L। ठीक है, ये R माइनस L और ये क्या हो गया आपका R प्लस L हो गया। अब जब ऐसे करके गुणा वाला इनका एलसीएम लेते हैं तो कैंची का गुणा होता है, यानी कि इसको कहाँ भेजते हैं, इधर, और इसको कहाँ भेजते हैं, इधर, ऐसे करके भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया R प्लस L, और ये माइनस का चिन्ह है, और ये हो गया आपका R माइनस L। सही है, गौर से देखना, इन दोनों का गुणा करके एलसीएम लिया, कैंची का गुणा किया, इसको इधर और इसको कहाँ भेज दिया, इधर। इतना तो आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो फिर आपको सीखने की जरूरत है। ठीक है, अब इस ऊपर वाले कोष्टक को खोलो, तो ये हुआ आपका R प्लस L, और ये वाला जब कोष्टक हटाएंगे तो ये माइनस अंदर जाएगा, और ये माइनस इस R को माइनस का कर देगा, और इस L को किसका कर देगा, प्लस का, यानी चिन्ह कर देगा उल्टे। चिन्ह कैसे हो जाएंगे, उल्टे, और नीचे एक बार जुड़ रही हैं संख्याएं, एक बार घट रही हैं, इसलिए किसकी हो जाएगी, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार जुड़ती हैं एक बार घटती हैं अलग अलग कोष्टक में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आर देखो एक प्लस की एक माइनस की कट गई, एल और एल क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो वी बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q यहाँ पे हो गया आपका कितना, ये L और ये L जुड़ के कितनी हो गई 2L, और नीचे हो गया आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सही है, यही हुआ कटने के बाद, L और L 2L हो गई, और ये क्या है, Q है, ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर नीचे। अब वही कंडीशन पुरानी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ली थी, चूंकि जो R है वो क्या, जो L है वो R से छोटा है, L क्या है, R से काफी ज्यादा छोटा है, तो L स्क्वायर क्या होगा, और भी ज्यादा छोटा होगा किससे, R स्क्वायर से। ठीक है, तब L स्क्वायर को छोड़ने पर, तब L स्क्वायर को छोड़ने पर या इसको नगण्य मानने पर, तो क्या कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। छोड़ने पर जब इसका कोई फर्क नहीं, जब इसका कोई महत्व नहीं, तो छोड़ देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, इसे छोड़ देते हैं, क्योंकि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। छोड़ा तभी जाता है किसी चीज को जब उसका कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, हाँ, तो एल स्क्वायर को छोड़ने पर, एल स्क्वायर को छोड़ दिया, छोड़ने वाली बात बहुत आती है, तो v बराबर क्या हो गया यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
और ऊपर क्या हो गया आपका 2QL हो गया। इस 2QL को आप चलिए 2QL ही रहने दीजिए, और नीचे क्या हो गया आपका आर स्क्वायर हो गया। सही है। अब यहाँ पे एक बात बताओ, चूंकि 2QL किसके बराबर होता है, 2QL बराबर क्या होता है, P होता है। 2QL बराबर क्या होता है, इसके बराबर P होता है, जो क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो V बराबर क्या हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बट्टे आर स्क्वायर। और अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र जो वैद्युत विभव होता है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, जो अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव है वो क्या होता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बट्टे आर स्क्वायर वोल्ट होता है। ठीक है, ये डेरिवेशन था, नोट करें पॉज करके। चलिए बात करते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव है उसके कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होगा। एक वैद्युत द्विध्रुव हम बना रहे हैं, फिर से वही, जो कि +Q और -Q आवेश से मिलकर बना हुआ है, और इसका मध्य बिंदु O है। इसकी जो लंबाई है वो 2L है, आधी इधर है आधी इधर है, मतलब L इधर है L इधर है, इस तरीके से है। और इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। देखो सबसे पहली बात तो यह है कि अब आप इस चित्र के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो चित्र के बारे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव AB, एक वैद्युत द्विध्रुव AB। ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो कि +Q तथा -Q, जो कि +Q तथा -Q आवेश से मिलकर बना है, आवेश से मिलकर बना है। इसका मध्य बिंदु O है, इसका मध्य बिंदु O है, तथा लंबाई 2L है, तथा लंबाई 2L है। इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P पर, एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही चीज अपनाएंगे पुरानी वाली। क्या चीज अपनाएंगे कि पहले आप इसके कारण वैद्युत विभव निकाल लो P पे, फिर इसके कारण निकाल लो, फिर दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो वहां पे जाके, तो क्या हो जाएगा, वहां पर आपका टोटल वैद्युत विभव निकल आएगा। किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। चलिए वही करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये A है, ये B है। ठीक है, आपको चाहिए होगी, हम जो दूरी लगाते हैं हमें दूरी कौन सी पता है, हमें दूरी ये वाली पता है, इसके मध्य बिंदु से यहाँ तक की। हमें ये वाली दूरी नहीं चाहिए, हमें दूरी चाहिए कि इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी क्या है। क्योंकि जो दूरी होती है वहां जो R की जगह पे जो लगाई जाती है वो कौन सी दूरी होती है, इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी लगाई जाती है। तो पहले आप ये वाली दूरी ज्ञात कर लीजिए कि ये दूरी क्या है। जो दूरी ये होगी वही दूरी क्या होगी, ये होगी, दोनों सेम है, तो इसे ही ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तब यहां पर ज्ञात करने के लिए आप क्या करिए, यहां पर एक आपका ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, OPB। कौन सा ट्रायंगल है, OPB। तब त्रिभुज कौन सा, OPB में, तब त्रिभुज OPB में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सी प्रमेय लगा दें इसमें, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, यहाँ पर कर्ण का वर्ग कहती है। कर्ण क्या है, इसमें PB है, तो क्या कर दीजिए आप, PB का वर्ग, और बराबर किसके होगा, इसके लंब के वर्ग के, यानी PO का वर्ग, और क्या है इसका आधार है यहां से लेकर यहां तक प्लस OB का वर्ग। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, यानी इसका जो वर्ग है वो इस भुजा के और इस भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ऐसा ही करते हैं। PV का मान तो आपको पता ही नहीं है, तो निकालना ही है। यहाँ पे देखो PO के बराबर क्या है, PO का जो PO बराबर कितना है, PO, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, R, तो R का वर्ग हो गया। OB यानी O से लेकर B तक की दूरी कितनी है, यहाँ पर आपकी L है, तो ये L स्क्वायर हो गया। अब आपको PV का वैल्यू चाहिए, तो PV बराबर क्या हो गया, देखो यहाँ पे क्या चढ़ रहा है वर्ग, तो इधर क्या चढ़ जाएगा, वर्गमूल चढ़ जाएगा, इधर से वर्ग हट जाएगा, तो √R² प्लस L स्क्वायर। तो PV बराबर यहाँ से वर्ग के कारण क्या है, वर्गमूल चढ़ गया, तो ये क्या हो गया आपका √R² प्लस L स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, √R² प्लस L स्क्वायर हो गया। और यही क्या होता है आपका यहाँ पे
वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या होती है, ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव होता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। ये वाली दूरी कितनी है, √r² प्लस l² है। ठीक है, चलो तब प्लस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल लीजिए। इसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण मान लो क्या है, V1 है 1/4πε0 क्यू बट्टे क्या होगा यहाँ पर, P से लेकर B तक की दूरी यानी PV, इतनी दूरी होती है, वर्ग नहीं होता है उसका। तब V1 बराबर क्या होगा 1/4πε0, Q बराबर कितना है, यहाँ पे Q ही है आपका, PV बराबर कितना है √r² प्लस l²। ठीक है, तथा माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल लो अब, तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना होगा ये पता कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, V2 मान लें 1/4πε0 माइनस क्यू बट्टे क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक की दूरी, A से लेकर P तक की, तो क्या हो गया आपका AP हो गया, बराबर करके अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये हो गया V2 बराबर कितना 1/4πε0 माइनस क्यू बटे √r² प्लस l², यही हो गया √r² प्लस l²। सही है, यहाँ तक नोट करना। यहाँ पे ये क्या हो गया, प्लस क्यू आवेश के कारण, ये किसके कारण हो गया, माइनस क्यू आवेश के कारण। पॉज करके क्या है आप नोट करें इसको। ठीक है, चलिए अब देखो ऊपर की तरफ आ जाता हूं मैं। ठीक है, ऊपर की तरफ देखो, वहां से शुरू करता हूं मैं दोबारा से। तो आपको तब बिंदु P पर कुल आवेश, तब बिंदु P पर कुल विभव कितना होगा, कुल विभव, तब बिंदु P पर कुल विभव V बराबर किसके होगा, V1 प्लस V2 के बराबर होगा। ठीक है, V बराबर V1 प्लस V2। V1 कितना है 1/4πε0 क्यू बट्टे √r² प्लस l² होगा, और V2 कितना है यहाँ पर आपका 1/4πε0 माइनस क्यू बट्टे √r² प्लस l²। ऐसे ही है, V1 का वैल्यू यहाँ से लगाया, V2 का वैल्यू मैंने यहाँ से लगाया, देखो दोनों लगा दिए सेम टू सेम। अब आ जाओ यहाँ पे कि ये क्या होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, V बराबर देखो 1/4πε0 क्यू बट्टे क्या है √r² प्लस l² है। ये माइनस और प्लस क्या कर देगा, माइनस कर देगा, 1/4πε0 क्यू बट्टे क्या होगा √r² प्लस l²। ठीक है, अब जरा गौर से देखो इसको कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है ना, और दोनों के बीच में किसका चिन्ह लग रहा है, माइनस का चिन्ह लग रहा है, तो ये तो घट जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, सेम है, तो पूरा कट गया। और V बराबर कितना निकल के आया, 0 निकल के आया। कितना निकल के आया, 0। तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान 0 होता है। ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आया है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान वैद्युत द्विध्रुव के कारण कैसा होगा, 0 होगा। आप इसे आसानी से डिराइव कर सकते हैं। याद रखना है, वैद्युत विभव लेते समय आप माइनस का आवेश माइनस के साथ लीजिए, प्लस का आवेश प्लस के साथ लीजिए, बाकी कहीं पर नहीं लीजिए। और वैद्युत जो विभव है वो क्या होता है आपका निरक्षीय स्थिति में कैसा होता है, 0 होता है। ठीक है, इरेज करता हूं मैं, पॉज करें, नोट करें। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं कि अब हम क्या, अब इस चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि वैद्युत विभव जो है ये इस तरीके से है। यहाँ बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में क्या संबंध है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व वैद्युत विभव में संबंध, व वैद्युत विभव में संबंध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में जो संबंध है वो वैसे अगर मोटे तौर पे बताया जाए तो मैं कह सकता हूं कि V बराबर किसके होता है, E इंटू आर होता है। आप सामान्य तौर पे ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं V बराबर E इंटू आर, लेकिन रियलिटी में जो होता है वो होता है V बराबर EDR। कितना होता है, V बराबर होता है जी आपका EDR। ठीक है, DV बराबर क्या होता है, EDR होता है, यानी DV और शुद्ध रूप में ये कहा जाता है कि माइनस DV बटे DR, यानी कि वैद्युत विभव जो प्रवणता होती है, क्या होती है, विभव प्रवणता जो होती है
उसका ऋणात्मक मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो ये वाला सूत्र भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तीनों ही बातें हैं इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में संबंध है। ये है आपकी विभव प्रवणता। ये क्या है? विभव प्रवणता है, जो किसके बराबर है? वो जो कि वैद्युत क्षेत्र के बराबर है। ठीक है, एक और नोट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर कि जो पृथ्वी है ये एक बहुत बड़ा चालक है। अगर इसको जरा सा भी आवेश दे दिया जाए या इसमें से जरा सा भी आवेश ले लिया जाए तो इसके विभव पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है, इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए जो पृथ्वी का विभव है वो कैसा माना जाता है? शून्य माना जाता है। पृथ्वी का विभव क्या होता है? पृथ्वी का विभव होता है आपका शून्य, क्योंकि जरा सा आवेश लेने या देने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पृथ्वी क्या है? इसका विभव कैसा होता है? शून्य होता है। और इसकी धारिता कैसी होती है? अनंत होती है। तो इस तरीके से क्या है, हमारा ये चैप्टर पूरे तरह से सॉल्व हो गया। इसके जो फॉर्मूले हैं उन्हीं पर बेस्ड क्या है, एक दो न्यूमेरिकल्स होगा जिन्हें आप क्या है बुक से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए